बेहद खतरनाक मोड़ पर इस समय इजराइल अमेरिका बनाम ईरान का युद्ध है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध आज 11वें दिन आ पहुंचा है और बीती रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह युद्ध जल्द बंद होगा। इस जंग को उन्होंने एक छोटी कार्रवाई बताया जो जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन जो विध्वंसक हमले ईरान झेल रहा है, ईरान ने अब कह दिया वो कतई झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया कि उसके पास इस समय इतनी शक्ति है कि वो अगले 10 साल तक लड़ने को तैयार है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमले में ईरान को ऊपरी 2 लेयर के लीडर, ईरान के ऊपरी जो टॉप 2 लेयर्स है उनके लीडरशिप के, वो मारे जा चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वो लगातार अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, इजराइल को धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, चीन, रूस और फ्रांस की ओर से युद्ध विराम का जो अनुरोध हुआ है उसे भी फिलहाल ठुकरा दिया गया है। इस बीच ईरान ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। ईरान ने कहा है कि जो देश अमेरिका और इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लेंगे या अमेरिका और इजराइल के राजदूत को अपने देश से निकाल देंगे, केवल वही देश होर्मुज की खाड़ी से अपने जहाज ले जा सकेंगे। तो ईरान कतई झुक नहीं रहा है, दब नहीं रहा है। बड़े पलटवार की धमकी ईरान ने दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक तरफ कहा कि युद्ध जल्द वो खत्म करेंगे, ईरान ने युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया है। इस स्थिति में ईरान ने कहा है उनके पास इस समय इतनी शक्ति है कि वो अगले 10 साल तक ये युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि रूस की तरफ से, चीन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से युद्ध विराम की बात की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी की और लंबी बातचीत रही। इस बातचीत के बाद ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो साफ तौर पर है कि युद्ध शुरू तो अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया, लेकिन यह युद्ध समाप्त ईरान करेगा और अपनी शर्तों पर करेगा। तो साफ तौर पर इस समय 11 दिन के युद्ध के बाद, भारी बमबारी के बाद स्थिति साफ है। ईरान ना झुका है, ना झुकने को तैयार है, पलटवार करने की बात कर रहा है। मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो पूरे मध्य पूर्व में, पूरे पश्चिमी एशिया में 1 लीटर तेल बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात ईरान ने अभी कह दी है। ईरान की जो ताकतवर सैन्य संस्था है और वो सैन्य संस्था जो अयातोला अली खमेनी इससे पहले और अब मुज्तबा खमेनी के प्रति अपना पूरा उनका विश्वास है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि जब तक ईरान पर हमले पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते, तब तक इस पूरे क्षेत्र से तेल का निर्यात नहीं होगा। तेल के निर्यात को ईरान ने रोक दिया है, यानी होर्मुज की खाड़ी से एक टैंकर नहीं निकलेगा। IRGC ने दावा यह किया है कि युद्ध का अंत ईरान करेगा, अपनी शर्तों पर करेगा और दुश्मन अब अपनी इज्जत बचाने का रास्ता ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने तेल सप्लाई या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेगा, कहीं बड़ा सैन्य हमला करेगा। दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई, तेल और गैस की सप्लाई का जो रास्ता है वो होर्मुज जल डमरू मध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट है। जंग की वजह से यह लगभग 11 दिन से बंद पड़ा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार और खासतौर पर गैस के बाजार में इस समय हलचल ही नहीं, एक तरह से माने तो आग सी लग गई है। ऐसी परिस्थिति में ईरान ने साफ कर दिया है, IRGC के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, अंत ईरान करेगा, अपनी शर्तों पर करेगा। और अगर ईरान पर बमबारी होती रही अमेरिका और इजराइल की तरफ से, तो 1 लीटर तेल बाहर नहीं निकल पाएगा। दबाव इस समय ईरान ने पूरी दुनिया पर बना दिया है। ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ
एक और बड़ा बयान आया है। ईरान की संसद के स्पीकर गलीबफ ने कहा है कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन के मुंह पर तमाचा मारा जाना चाहिए ताकि वो कभी ईरान पर दोबारा हमला न कर सके और उसे एक सबक मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध, बातचीत और युद्ध विराम और फिर युद्ध, अब यह चक्र ईरान और नहीं चलने देगा। ईरान अब इस चक्र को तोड़ देगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युद्ध के 11वें दिन ईरान की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से तेल के बाजार में आग लगी है, गैस इस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रही है, बड़ी संख्या में जो टैंकर हैं, चाहे वो ऑयल टैंकर हो या फिर वो गैस के टैंकर हो, वो जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य में लगे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। दो मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशरफ वानी के पास चलेंगे। अशरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय बेरूत से, और लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हम आपको टेल अवीव भी लिए चलेंगे। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह वहां से जुड़ रही हैं। लेकिन इस समय जिस तरह की तबाही इजराइल ने मचाई है, क्या लेबनान उबर पा रहा है या लेबनान बहुत बुरी स्थिति में है? और इस समय अजमान से आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष से भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय लेबनान की क्या स्थिति है अशरफ? बिल्कुल गौरव, दरअसल स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। पिछले 11 दिन से जो ये युद्ध चल रहा है, और अगर हम लेबनान की बात करें तो 10 दिन से यहाँ पर भी इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30 ठिकानों को, जो कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि आईडीएफ की तरफ से कि वो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया है। मैं कल से पूरे दक्षिणी लेबनान में लितानी रिवर के आर पार जो है, यहाँ पर पूरी इस इलाके को देख रहा हूँ। पूरा इलाका सन्नाटे से खाली है। अपने दर्शकों को दिखाएंगे मैं इस वक्त कहाँ हूँ, यहाँ क्या हालत है। मैं इस वक्त अनसारता एक गाँव है जो कि दक्षिणी लेबनान में एक गांव है, और वहां पर आप देख लीजिए कि इजराइल की तरफ से की गई जो गोलाबारी और एरियल स्ट्राइक्स है, उससे क्या हालत यहाँ पर हो रही है। ये एक घर है जिसको बीती रात, क्योंकि यहाँ पर गनीमत थी कि लोगों को यहाँ पर कहा गया था कि इस घर को बॉम्बिंग होगी, 5 मिनट का समय उनको दिया था, लेकिन इस घर में कोई था नहीं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, और उसके बगल में दूसरा घर, ये जो आप इसके पीछे देख रहे हैं, इस पर रात को जो है 2 मिसाइल दागे गए। और मिसाइल कितने ताकतवर, वो आपको भी पता है गौरव, कि जब किसी भी घर में वो पेनिट्रेट इजराइल का मिसाइल करता है तो क्या हाल करता है। स्लैबों के स्लैब तोड़कर नीचे जो है जमीन पर लाता है। और यहाँ पर जो आपको मैं थोड़ा सा और इलाके के बारे में बताऊं, ये लितानी रिवर का साउथ वाला साइड है। अभी तक तो नॉर्थ का साइड जो है लितानी रिवर के उस पार, उसको तो पहले ही वहां 50 गांवों को इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो सभी गांव जो है खाली कर दे। वहां से लोग निकल चुके हैं। वहां पर अगर कहीं पर कोई है तो वो सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू है। और दूसरी तरफ अब धीरे धीरे इजराइल ने लितानी रिवर की साउथ की तरफ भी कुछ गांव वालों को, जिसमें ये गांव भी शामिल है, इन गांवों को कहा है कि ये भी खाली हो जाए। यहाँ पर वो बमबारी करेंगे और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और उनके जो हथियार के भंडार इजराइल के अनुसार इस पूरे इलाके में है, उन पर वो रुक रुक कर, चुन चुन कर जो है बमबारी करेगा। उसी के चलते आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पर आपको कोई गतिविधि हरकत नजर नहीं आएगी। ये गांव भी उसी फरमान के चलते खाली हो चुका है। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ इजराइल की सीमा इस तरफ आती है, और वहीं से जो है ये आर्टिलरी शेलिंग भी साथ साथ हो रही है, और साथ ही साथ जो है एरियल स्ट्राइक्स भी जारी है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, जैसा आप अशरफ बता भी रहे हैं। और वहां पर व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल की बात भी आई थी। अशरफ, आप सुरक्षित रहिएगा, आपसे हम ये चर्चा जारी रखेंगे। आशुतोष मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशुतोष, 2 पायलट यूएई की वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाची उड़ाते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की, सुना। स्थिति बेहद गंभीर, हालांकि प्रयास ये हो रहा है कि स्थिति को धीरे धीरे पटरी पर लाया जाए। संयुक्त अरब अमीरात में इस समय क्या परिस्थिति है? वो कह रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस तो मजबूत है, और इसी में इसी श्रृंखला में जब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस ऑपरेशन में जो उनके 2 आर्म फोर्स के लोग थे वो मारे गए थे। अब आसपास के जितने खाड़ी के देशों ने उन्होंने संवेदना भी जताई है, लेकिन ये पहली इस तरह की इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो है यूएई को झेलने को मिली है कि उसके आसमान में जो ड्रोन अटैक्स हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर में एक बार फिर यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक अपडेट आएगा कि आज कितने हमले, क्योंकि सुबह हमने देखा था कि मिसाइल अलर्ट उस समय आया था और ये कहा गया कि एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट कर रहा है। अब सोचिए 10 दिन से लगातार एक मुल्क जिसने पहले कोई युद्ध का
ऐसा इतिहास नहीं देखा, वो इंटरसेप्शन कर रहा है। और उसी इंटरसेप्शन के चलते अगर हालात ये माना जा रहा है कि ठीक है हम पटरी पर रखेंगे, लोगों के पीछे जानकारी रोज जा रही है, तो आज नहीं कल स्थिति जो सामान्य है उसमें थोड़ा थोड़ा तनाव जरूर देखने को मिलेगा। विश्व संकट हम पहले से ही देख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दरअसल इसका एक दूसरा रूप भी है कि लोग मुश्किल में है तो एक दूसरे की मदद करें, और कैसे हम देखते हैं कि उसका एक मानवीय पहलू आता है। मैं जहां पर हूं, ये दरअसल इंडियन पीपल्स फोरम का एक कंट्रोल रूम है, वॉर रूम बनाया गया है। जिस दिन पहला मिसाइल हमला हुआ, 24 घंटे के भीतर भारतीय कम्युनिटी हो, दूतावास ने मिलकर एक कंट्रोल रूम सेटअप किया। इमरजेंसी एसओएस नंबर से लेकर के 1600 तो एसओएस कॉल्स एड्रेस किए गए, उनको रहने के लिए जगह देना, ये सुनिश्चित करना कि वो अपने घर पहुंच जाए, किसी को खाने की है, पेपर वर्क मिसिंग है, मेडिकल असिस्टेंस है, ये सब जरूरत थी। और इसीलिए लगातार हम वो रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं जिससे अगर अभी भी कोई मुश्किल में हो तो वो कम से कम संपर्क साध सकते हैं, वो यहाँ पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी हमने कई सारे रिलीफ कैंप देखे गौरव, वहां लोग हैं, क्योंकि कभी बार फ्लाइट रिशेड्यूलिंग हो रही है, उनको दूसरे रूट से जाना है। कुछ जी। ऐसे लोग जो है कुवैत कतार से यहाँ के हैं, उनको अपने वतन जाना है, लेकिन रास्ते अभी बंद हैं, न वायु मार्ग से जा सकते हैं, न जमीन मार्ग से जा सकते हैं। तो स्थिति सामान्य दिखती है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग वॉर होता है तो दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए उस स्थिति को सामान्य बना के रख सके, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूएई हो। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो इससे नुकसान बहुत ज्यादा केवल इस क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरे विश्व को होगा। एक बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। तेहरान से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर हम इस समय आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल तेहरान में लाइव कवरेज के बीच हमला हुआ, ऐसा दावा किया गया है। इस दौरान ईरानी लोगों ने नारे लगाए, एक के बाद एक नारे लगा रहे थे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान का जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है उसने लाइव फुटेज में दावा यह किया कि अमेरिका और इजराइल की सेना ने ईरान के नागरिकों पर फिर से हमला किया है। ईरान के नागरिक अपनी सेना, अपनी सरकार और नए जो चुने गए उनके सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खamenei, उनके समर्थन में इकट्ठा हुए थे, सड़कों पर उतरे थे, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ब्रॉडकास्ट के मुताबिक हमले के बावजूद भीड़ तितर बितर नहीं हुई। ईरान के झंडे लहरा रही थी, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। इस तरह के नारे फारसी में एक के बाद एक लगाए जा रहे थे। आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि मिसाइल हमले का दावा किया गया और उसके बावजूद लोग हटे नहीं। तो एक तरफ जहां ईरान में इस समय मनोबल बहुत हाई है, हम आपको सीधे इस समय यरूशलेम ले चलते हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो आत्मसमर्पण भी नहीं करेगा और युद्ध विराम भी नहीं करेगा। युद्ध और खतरनाक हो सकता है। कहा यह जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो नई जनरेशन की मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। इस समय यरूशलेम में क्या स्थिति श्वेता? इस समय मैं बेट शिमेश में हूँ गौरव, जहां पर सबसे बड़ा हमला हुआ था ईरान की तरफ और 9 लोगों की जान चली गई थी। बॉम्ब शेल्टर को भेदते हुए वो बम गिरा था, लगभग आधे टन का। तो मैं वहां पर हूँ। यहाँ पर जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको यहाँ पर एक्सेस दिया गया है। आज वो यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ एक्सप्लेन इस समय किया जा रहा है भीतर कि क्या क्या हुआ है। जाहिर है हर तरफ से मतलब ये एक जो सहयोगी एक साथ हैं, उन सबको एक साथ रखते हुए ये बताने की कोशिश भी हो रही है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिविलियंस पर प्रहार नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जब इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है तो इस तरह के नैरेटिव्स बड़े जरूरी हो जाते हैं। लेकिन ईरान जो अकेला इस युद्ध में लड़ रहा है अपने प्रॉक्सीज के साथ केवल, वो जिस तरह की ताकत दिखा रहा है और जिस तरह का एक संदेश भेज रहा है अपने लोगों के साथ, जो एक साथ जुट के हमले के बावजूद एक जगह पर खड़े रहते हैं और वहां से हटने को तैयार नहीं होते हैं, वो भी एक मैसेजिंग है बहुत बड़ा गौरव। और मुझे लगता है कि इसी का तो जवाब इस समय डोनाल्ड ट्रंप को तलाशना है कि आखिर अगर एक एक पूरा देश, और जहां पर वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स खड़े हो जाएं, आम प्रोटेस्ट हो उस सरकार के विरुद्ध, ताकि वो सरकार वहां पर गिरे, वहां पर रेजीम चेंज हो, तो ऐसी स्थिति में कैसे होगा जहां पर उनके आक्रमण भी समर्थकों को हटा नहीं पा रहे हैं मुज्तबा खamenei के। और उनकी तरफ से तो अपनी नाराजगी जाहिर ही की गई थी कि वो इसके समर्थन में नहीं है कि मुज्तबा वहां के नए सुप्रीम लीडर बने।
लेकिन वो हो गया है। वहाँ के लोग वहाँ समर्थन कर रहे हैं उस सरकार का कहीं पर भी, जिसके पास ज़्यादा समर्थन, जिसके पास ज़्यादा ताकत जनता की, और उसी का वर्चस्व उस हिसाब से अब किस रूप में इसे आगे दिखाया जाएगा, कब वो आर्म्ड प्रोटेस्टर्स उनके खड़े होंगे जो कि ईरान के भीतर कहेंगे कि हाँ, आपने अच्छा किया है, वो बड़ी तादाद में कब खड़े होंगे, ये चीज़ अब आगे अमेरिका को, इज़राइल को देखनी है। श्वेता, जहां आप गौरव। इस समय खड़ी हैं, ये बेहद संवेदनशील इलाका, मिसाइल यहीं पर आकर गिरी थी, 9 लोग यहां मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे बेत शेमेश के इलाके में। ये बताइए श्वेता, जिस तरह से ईरान वार कर रहा है और अब नई जनरेशन की मिसाइल के इस्तेमाल की बात कर रहा है कि वो क्लस्टर म्यूनिशन निकलेगा और एक मिसाइल में से 80 बम निकलेंगे, क्या इजराइल की तैयारी या इजराइल और अमेरिका की तैयारी इस तरह के बड़े हमले को रोकने की है? देखिए गौरव, हमने क्लस्टर बॉम्ब्स के ऊपर एक रिपोर्ट भी यहाँ से की है, जिसमें आईडीएफ के साथ हमने बातचीत करके जाना है कि आखिर किस तरीके से ये एम्यूनिशन है। कल वहां पर 2 जगहों पर, जो कि 2 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह जहां पर एक मौत हुई, टेलवीव के नजदीक यानी बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास ये दोनों इलाके हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा था उन दोनों ही इलाकों में जहां पर ये गिरे हैं। सिविलियन, कंप्लीटली सिविलियन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर था। आम नागरिकों की जान वहां पर गई है। तो इस चीज को, इस सच्चाई को अच्छी तरीके से समझते हुए, इस क्लस्टर बॉम्ब की सच्चाई को समझते हुए इजराइल की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि अगर एक इनकमिंग मिसाइल को टारगेट किया जाता है और उसमें से निकलकर ये क्लस्टर बॉम्ब जमीन की तरफ गिरते हैं, तो वो कितना घातक हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर साबित हुआ है। वो तो लोग जल्दी पहुंच जा रहे हैं। अब जो अलर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर गौरव इस बार, जी। उसमें कम से कम आपको 2 मिनट का दायरा मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी दूरी से फायर हो रहा है और जितनी जल्दी वो डिटेक्ट हो रहा है, वो लोगों को ज्यादा समय दे देता है। तो लगभग 2 से ढाई मिनट पहले आपको पहला अलर्ट आता है, और जब 1 मिनट बाकी होते हैं कि मतलब अब शेल्टर के पास तक आप पहुंच जाइए, 1 मिनट बाकी है, आप शेल्टर के भीतर जाइए। इसीलिए कम से कम नुकसान वहां पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी जी। गौरव, यहाँ पर वो सिनेगोग है, जी। जो यहूदियों का प्रार्थना स्थल होता है, वहां पर आकर वहां के बॉम्ब शेल्टर के छत को भेदते हुए वो मिसाइल और गिरी थी, यही जब 9 दिखाता है लोग कि कितना यहाँ पर। गंभीर ये युद्ध होता बिल्कुल। जा रहा है श्वेता। इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े अल कर्ज अल हसन संगठन पर जोरदार वार किया है। उसके कई महत्वपूर्ण ठिकानों को इजरायल की सेना ने हवाई हमले से ध्वस्त किया है, टारगेट किया है। इजरायल की वायुसेना ने सोमवार को हमले के जरिए इस संगठन की कई संपत्तियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमलों से पहले आईडीएफ ने लेबनान में नागरिकों को उस क्षेत्र से हट जाने की चेतावनी दी थी जहां पर अल कर्द अल हसन नाम के इस संगठन के दफ्तर हैं, ठिकाने हैं, घर हैं। कहा यह जा रहा है कि इस संगठन की बहुत बड़ी भूमिका रही है हिजबुल्लाह तक पैसे पहुंचाने में, हिजबुल्लाह की फंडिंग में, उन तक हथियार पहुंचाने में। इजरायल लगातार यह आरोप लगा रहा है कि हिजबुल्लाह के समर्थन में जो लोग पैसे जुटा रहे हैं, न केवल हिजबुल्लाह को तबाह किया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ जो लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं हिजबुल्लाह के लिए, उनको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने इजरायल के हाइफा स्थित तेल स्टोरेज पर बड़ा हमला किया है। हाइफा तेल और गैस रिफाइनरी के साथ साथ फ्यूल टैंक को भी ईरान की वायुसेना ने निशाना बनाने का दावा किया। दावा यह कि उसके ड्रोन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में वेव आफ्टर वेव ड्रोन ईरान भेज रहा है इजरायल की दिशा में और खाड़ी के देशों में, और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका को। अमेरिका के कई रेडार ध्वस्त किए जा चुके हैं और खाड़ी के देशों में अमेरिका के बेसिस को और इजरायल को नुकसान पहुंचाने में सफलता ईरान को खासा मिली है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जो टकराव है वो इस समय बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि यह युद्ध
अपने अंतिम चरण में आ गया है और ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसे भारी नुकसान पहुंचाने का उन्होंने दावा किया है। यह कहा है कि ईरान के पास जो मिसाइल लॉन्चर्स है वो 90% तक अब ध्वस्त हो चुके हैं, यानी केवल 10% से कम बचे हैं ईरान के पास। ईरान के 3000 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं, ऐसा दावा अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगर बंद करने की कोशिश की ईरान ने, तो अमेरिका पिछले 11 दिन में जितने हमले हुए हैं उससे 20 गुना ज्यादा तेज हमले करेगा, ऐसा दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। लेकिन अगर जमीनी स्थिति आप देखें तो ईरान झुकने को कतई तैयार नहीं है। तेहरान ने भी साफ संदेश दे दिया है कि यह जो युद्ध है यह शुरू तो अमेरिका और इजराइल ने किया, लेकिन अंत ईरान की शर्तों पर होगा। ईरान का दावा यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो न केवल अगले 6 महीने या 1 साल या 5 साल, वो अगले 10 साल तक लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। उसके पास हथियार भी है, सैनिक भी हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की सप्लाई को वो पूरी तरह से रोक सकता है, चोक करके रख सकता है। अब हम आपको एक एक कर दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा और ईरान ने किस तरह से अमेरिका को ललकारा और पलटवार किया। एक बार भी ईरान झुका नहीं, पीछे नहीं हटा, यह अब साफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो 20 गुना ज्यादा तेज हमला करेंगे, लेकिन ईरान ने कहा कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर देगा। हम आपको दोनों तरफ की बातें सुनवाते हैं। We have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out the first. बड़ा दावा है ये अमेरिका के राष्ट्रपति का। एक तरह से कह रहे हैं कि मेरे को जो कुछ हासिल करना था ज्यादातर मैंने पिछले 2-3 दिन में हासिल कर लिया है, अब बहुत ज्यादा लंबा ये युद्ध नहीं चलेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या ईरान के पहाड़ों में, रेगिस्तानों में और समुद्र में अमेरिका फंस गया है? और क्या अमेरिका इस समय एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ विनाश से होकर गुजरता है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर और बड़ा हमला कर सकते हैं? यानी अब अटकलें तो अमेरिका में यह लगाई जा रही हैं कि अगर कन्वेंशनल हथियारों से, यानी जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका ने अब तक किया है, अगर कन्वेंशनल हथियारों से अमेरिका को पूरी तरह से जीत नहीं मिली, तो क्या अमेरिका 1945 के बाद पहली बार 2026 में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है और इस युद्ध का रुख मोड़ सकता है? दरअसल इतिहास गवाह है कि हवाई हमलों से सत्ता नहीं बदलती, लेकिन सरेंडर और तरीकों से अमेरिका कराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय जब ईरान ने साफ कर दिया है आत्मसमर्पण क्या, युद्ध विराम तक का कोई सवाल नहीं है, वो तो अगले 10 साल लड़ सकते हैं। और यही बात ईरान कह रहा है और ईरान को और ज्यादा यह बात खतरनाक बना देती है। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इशारों ही इशारों में ईरान पे एक टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक, एक किसी छोटे से इलाके में किसी बड़े सैन्य ठिकाने पर परमाणु हथियार की बात कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, लेकिन ईरान का इरादा कुछ और है। 28 फरवरी को आयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद तेहरान के तेवर और तीखे हो गए हैं। नया नेतृत्व मुश्तबा खामेनी और IRGC के हाथों में है और वो दहाड़ रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का साफ कहना है, अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। IRGC की धमकी है, युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन इसका अंत हम करेंगे। ईरान 10 साल तक लड़ने की बात कह रहा है।
ट्रंप के सामने सबसे बड़ा डर है वियतनाम। क्या ईरान अमेरिका के लिए नया वियतनाम बन जाएगा, जहां हजारों सैनिक गंवाने के बाद अंत में भागना पड़ा था? ईरान की पहाड़ियां और जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने बंकर अमेरिकी हवाई हमलों को मात दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ आसमान से बम गिराकर सत्ता नहीं बदली जा सकती। ये कि यूनाइटेड स्टेट्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है इस जंग को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि ट्रंप जो है पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है 21वीं सदी में जिन्होंने पूछा है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम है तो हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ये उन्होंने पहले उनके पहले कार्यकाल में ये कहा ये बात, और उसके ठीक 2 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करना शुरू किया था। जब पारंपरिक हथियार फेल होने लगते हैं तो जन्म लेने लगता है एक खौफनाक लालच। इसे रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं स्मार्ट म्यूनिशन ट्रैप। ट्रंप के पास अब क्या विकल्प है? यहीं से शुरू होती है परमाणु बम की वो थ्योरी जो पूरी दुनिया को डरा रही है। 2016 में ट्रंप के करीबियों ने सवाल पूछा था, अगर हमारे पास परमाणु हथियार है तो हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ही कम क्षमता वाले यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी नीति में शामिल किया था। W76-2 वॉरहेड छोटा लेकिन घातक 5 से 7 किलोटन क्षमता। मकसद ईरान के फोर्डो जैसे अभेद्य भूमिगत परमाणु केंद्रों को हमेशा के लिए दफन करना। क्या ट्रंप सदमा और चौंकाने के लिए ईरान के किसी निर्जन इलाके में परमाणु विस्फोट करेंगे? क्या ईरान को सरेंडर कराने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी जैसा इतिहास दोहराया जाएगा? एंटनी ब्लिंकन जैसे नेता ट्रंप को एग्जिट रैंप यानी जीत घोषित कर पीछे हटने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप को जीत नहीं, ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। वो चाहते हैं कि ईरान क्राय अंकल कहे यानी घुटने टेक दे। हालांकि ट्रंप ने अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन युद्ध के हालात जिस ओर मुड़ रहे हैं वहां विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। क्या वियतनाम जैसी बेइज्जती से बचने के लिए ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा दांव खेलेंगे? ईरान की जिद और ट्रंप की जल्दबाजी क्या दुनिया को एक नए परमाणु युद्ध की ओर धकेल देगी? सवाल बड़ा है क्योंकि इतिहास गवाह है, जब महाशक्तियां दलदल में फंसती हैं तो वो बाहर निकलने के लिए सबसे घातक रास्ता ही चुनती है। आज तक ब्यूरो। इस बीच अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि यह संभव है कि वो ईरान से बातचीत करे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरफ इशारा किया है कि वो सीधे तौर पर खुद ईरान से बात करे। बड़ा प्रश्न ये कि क्या उनकी बातचीत ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से होगी या फिर वो जो सार्वजनिक तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें मुज्तबा खमेनेई बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्या उनसे भी बात कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम लीडर वही है ईरान के नए। हालांकि ईरान ने इस समय साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं है। वो बार बार दगा नहीं चाहता। बातचीत और फिर हमला और फिर बातचीत, इस खबर पर रहेगी नजर। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर किए जा रहे हमलों से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो संभवतः यूएसएस एब्राहम लिंकन का, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसका माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ नहीं किया है कि यह एब्राहम लिंकन का है या फिर जेरल्ड आर फोर्ड का। लेकिन इसमें ईरान पर लगातार एक के बाद एक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और जो लड़ाकू विमान है FA-18 उनका लगातार वो उड़ान भर रहे हैं। उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही है, बमबारी हो रही है, इसकी तस्वीरें जारी की गई हैं और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ताबड़तोड़ हमले इस समय ईरान पर जारी हैं। और आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस समय संयुक्त अरब अमीरात में है। यूएई के अजमान इंडियन पीपल्स फोरम के तहत इंडियन कम्युनिटी ने मुश्किल में बसे भारतीयों की मदद के लिए यूएई की इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट के साथ मिलकर एक कंट्रोल रूम बनाया है। इस समय क्या हो रहा है उस कंट्रोल रूम में, युद्ध के दौरान कैसे भारतीयों की मदद की जा रही है, देखिए ये रिपोर्ट।
यूएई में जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट में रीजनल दायरा बढ़ा, सबसे ज्यादा जरूरी था लोगों की मदद करना, उसमें भी खासकर भारतीय जो कि बड़ी संख्या में यूएई में या तो रहते हैं या तो घूमने आए थे, काम करते हैं। और कई लोग ऐसे थे जो एयरपोर्ट पर जा रहे थे गंतव्य पे, अबू धाबी, दुबई हो, ये सब बहुत बड़े ट्रांजिट है मिडिल ईस्ट में। और ऐसे में उनको निकालने के लिए फिर हुआ क्या कि जो भारतीय समुदाय है उन्होंने अपना कंट्रोल रूम स्टेब्लिश किया, एक वॉर रूम स्टेब्लिश किया। भारतीय दूतावास ने भी उनकी मदद की। कम्युनिटी मिला के हमने कई सारे ऐसे रिपोर्ट दिखाई जहां पर जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बड़े कारोबारी हैं, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोले, मदद के हाथ बढ़ाए। तो यहाँ और जो भारतीय कमेटी है, तो जो इंडियन पीपुल्स फोरम है, उन्होंने क्या किया, भारतीय दूतावास के साथ मिलकर के यहाँ आजमान जो इलाका है दुबई से लगभग 70-80 किलोमीटर आगे, वहां पर एक हेडक्वार्टर बनाया। और ये कंट्रोल रूम में आप क्या दिखा रहे हैं, ये आईपीएफ जो प्रवासी सेवा केंद्र है, और इस सेवा केंद्र में अब देखिए पहला डेस्क हम देख रहे हैं यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए, लेकिन सबसे पहले जरूरत थी कि डिस्ट्रेस कॉल, लोग वहां पर मदद उन तक हेल्पलाइन कैसे पहुंचे। तो अलग अलग चैनल्स के जरिए एक हेल्पलाइन नंबर फ्लोट किया गया। वो हेल्पलाइन नंबर के कॉल्स जो है वो यहाँ आते हैं। अब इनके पास लोग चाहे सोशल मीडिया के जरिए, फोन कॉल के जरिए, तो लोग जो आते थे आप तक कैसे मदद मांगते थे? बेसिकली हम लोगों के नंबर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू सोशल मीडिया एज वेल एंड थ्रू काउंसलेट्स, थ्रू एम्बेसी। अब आप तक कैसे लोग पहुंचते हैं? इसी कंट्रोल रूम से सिंक होता है, कोऑर्डिनेट होता है? यहाँ से हमारी हेल्पलाइन नंबर से ही हम लोग को कांटेक्ट होता है और विद इन हम 2 मिनट्स में ही हम उनको पूरा अरेंजमेंट्स करवा देते हैं। ऐसा एक भी नहीं है कि हमने एकदम सारे ही हमारे केसेस क्विक रिस्पांस टीम था, इसलिए इसको वॉर रूम या कंट्रोल रूम कहा जाता है। अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको रखा कहाँ जाए, 1500 तो डिस्ट्रेस कॉल है, इतने लोगों को रखने की भी जरूरत है। यूएई ने कहा था कि जो लोग अपनी जगहों पर हैं, कुछ शर्तें थी कि उनका देखभाल जो है सरकार करेगी, होटल में ही रहेंगे।